हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मौर्य काल। और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार एक साम्राज्य का निर्माण किया। यह मैंने आपको बताया। पहली बार भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। और यह मगध साम्राज्यवाद का उत्कर्ष काल था, जो बिंबिसार ने अंग विजय के साथ शुरू किया था। हम आपको स्रोत पढ़ा रहे थे और स्रोत में हमने आपको साहित्यिक स्रोत पढ़ा दिया था और पुरातात्विक स्रोत का कुछ चर्चा किया था और कहा था कि अशोक के अभिलेख मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज हम आप लोग को अशोक का अभिलेख पढ़ाएंगे। अशोक के अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं। लेकिन अशोक के अभिलेख पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि कल एक मैंने पुस्तक का चर्चा किया था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी ने, एक विद्वान है भट्ट स्वामी ने, एक टीका लिखा है। टीका डॉक्यूमेंट्री को कहते हैं और उसका नाम है प्रतिपाद पंचिका। प्रतिपाद पंचिका। अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी ने एक टीका लिखा और टीका का नाम है प्रतिपाद पंचिका। मैंने मेगास्थनीज का चर्चा किया था और यह कहा था कि मेगास्थनीज की इंडिका आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के परवर्ती यूनानी लेखकों ने इंडिका के उदाहरण को अपनी पुस्तक में शामिल किया है। तो मैंने बहुत एरियन का नाम छोड़ दिया, नहीं बताया था कल, उनको भी शामिल कर लीजिएगा। एरियन हुआ, प्लूटार्क हुआ, जस्टिन हुआ, ये सब जो है, स्ट्रैबो हुआ, ये सभी जो है उदाहरण के रूप में इसको लिया गया है। यह मौर्य काल का सोर्स है ना। अब हम लोग अशोक के अभिलेख को देखें। अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते ही आते हैं अशोक के अभिलेख से। देखिए, अशोक भारत का पहला ऐसा सम्राट था जिसने सीधे अपनी जनता को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। इसने अभिलेखों के माध्यम से राज का जो आज्ञा होता था उसको जारी करवाया। और ये किस पर खुदा होता था? पत्थर पर। पत्थर पर अपने राजकीय आदेश को इसने खुदवाया। राजकीय आदेश को खुदवाया। अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला विश्व स्तर पर, अगर अशोक ने इसको शुरू किया था तो इसकी प्रेरणा उसने, मैंने आपको बताया था कि दारा प्रथम से लिया था। दारा प्रथम से लिया था, ये मैंने आपको फैक्ट्स बताया था जब ईरानी आक्रमण पढ़ा रहे थे। क्लियर? यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अशोक के जो अभिलेख हैं वह किस किस लिपि में है, स्क्रिप्ट में है, ये थोड़ा सा देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी में है, अरामाइक में है और यूनानी में है। 4 लिपि में है। ब्राह्मी में है, खरोष्ठी में है, अरामाइक में है और यूनानी में है। 4 लिपि में है। खरोष्ठी में जो अभिलेख है वह उसका 2 शिलालेख, बृहद शिलालेख है, जो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये दोनों जो अभिलेख है, ये दोनों अभिलेख किस भाषा में है? खरोष्ठी में है। मानसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का हजारा जगह है, वहीं पर मानसेहरा है। और शाहबाजगढ़ी पेशावर में है, पाकिस्तान के। ये दोनों जो है खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि जो है दाया से बाया लिखा जाता था, दाया से बाया। क्लियर? लमघान और तक्षशिला, यहां से जो अभिलेख मिला है वो अरामाइक लिपि में है।
अरामाइक लिपि में। तक्षशिला कहाँ है पता ही है, लमघान भी उसके पास ही है। तो लमघान और तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लेख मिला है। अरामाइक लिपि में लेख मिला है। और एक कंधार का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, काफी इंपॉर्टेंट है कंधार, है ना। कंधार, ये कंधार अफगानिस्तान में है। और यहां पर एक द्विभाषी लेख मिला है, द्विभाषी लेख मिला है। और इस यह जो है आपको दो लिपि में है, अरामाइक और यूनानी में, अरामाइक और यूनानी में। इसको सार ए कुना अभिलेख भी कहा जाता है, सार ए कुना अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले अगर किसी ने खोजा था, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसी ने खोजा था तो वो तो पेड्रो टिफेंटलर, पेड्रो टिफेंटलर 1750 एडी। पेड्रो टिफेंटलर ने 1750 एडी में सबसे पहले अशोक के अभिलेख को खोजा था। ये पादरी थे और जो मेरठ में जो अशोक का अभिलेख था उसको इसी ने खोजा था। मेरठ में जो अशोक का अभिलेख था उसको इसी ने खोजा था 1750 में। दिल्ली मेरठ का जो अभिलेख था, क्योंकि वो दिल्ली में आ गया, मेरठ से फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली मंगवा लिया था, ये पढ़ाएंगे हम आपको। यह जो है पेड्रो टिफेंटलर ही ने ही खोजा था। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में किसको सफलता मिला? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला। जेम्स प्रिंसेप को 1837 में ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता मिला सबसे पहले। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, अशोक के पहले भी ब्राह्मी लिपि में कुछ हम लोगों को लेख मिला है। ऐसी बात नहीं कि अशोक ने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में भारत में अभिलेख जारी किया। जैसे अशोक के पहले अगर कुछ ब्राह्मी लिपि का अभिलेख का हम चर्चा कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अशोक के पहले एक शासक हुए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, जो इनके दादा थे, अशोक के इनके दादा थे। इन्होंने दो अभिलेख जारी किया था, सोहगोड़ा और महास्थान। ये दो अभिलेख है। सोहगौड़ा जो है आपका गोरखपुर में, गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और महास्थान का है बोगरा, बोगरा कहाँ है? बांग्लादेश में। ये दोनों अभिलेख भी जो है ब्राह्मी लिपि में ही है। ये अशोक के पहले के हैं और इसको जारी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक अभिलेख और है, मैंने कहा था कि भारत का सबसे पुराना अगर बौद्ध स्तूप कौन है तो पिपरहवा। कौन है? पिपरहवा। पिपरहवा ये कहाँ है? ये है आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। यहाँ भी जो इस पर यहाँ पर भी जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही है। तो ये कहना कि अशोक ने ही ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले अभिलेख जारी किया, गलत बात है। अशोक से पहले भी ब्राह्मी लिपि में अभिलेख जारी हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। जो महास्थान है, सोहगौड़ा है और पिपरहवा से भी मिला है। भारत का सबसे प्राचीनतम बौद्ध स्तूप पिपरहवा ही है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो अशोक के अभिलेख है वह अगर देखा जाए तो उसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। अशोक के अभिलेख को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। अभिलेख को तीन भाग में बांट सकते हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा जो है गुफा लेख या गुहा लेख, दोनों भी कह सकते हैं। गुफा लेख भी कह सकते हैं और गुहा लेख भी कह सकते हैं। शिलालेख दो प्रकार का है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी आपका दीर्घ है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और गुफा लेख ही है। देखिए, इसमें बृहद को छोड़कर
बाकी सारे अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। बृहद को छोड़कर, बृहद शिलालेख को छोड़कर बाकी सारे अभिलेख, बृहद शिलालेख को छोड़कर बाकी सारे अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। और भाषा क्या है? प्राकृत है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बृहद शिलालेख को छोड़कर जो भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, वो लघु शिलालेख हो या दीर्घ स्तंभ लेख हो या लघु स्तंभ लेख हो या गुफा लेख हो, वो सभी की लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग बृहद शिलालेख थोड़ा सा देखें। अब हम लोग बृहद शिलालेख देखें। सबसे पहले बृहद शिलालेख देखें। देखिए, बृहद शिलालेख, शिलालेख का अर्थ हुआ पत्थर पर जो लेख है वो 14 है। लेख की संख्या है, मतलब किसी पत्थर पर कहीं पत्थर लगा हुआ है तो उस पर लेख की संख्या 14 है। यह नहीं कि 14 अलग अलग पत्थर मिले, ऐसा नहीं है। बृहद शिलालेख का अर्थ है कि एक पत्थर है, राजकीय पत्थर है, उस पर राजकीय आदेश 14, 1 2 3 4 करके 14 आदेश खुदे हुए हैं, है ना। सिर्फ आपको धौली और जोगर से यहां से जो है आपको 11, 12 और 13 जो संख्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कहने का कि धौली और जोगर से 11 लेख की संख्या, 12 लेख की संख्या और 13 लेख की संख्या नहीं मिलेगा। इसके बदले में प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख मिलेगा। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान, बात को समझिएगा। मतलब किसी अभिलेख, जैसे ये 14 अभिलेख की संख्या है और ये कितने जगह से मिला है? 8 जगह से मिला है। बृहद शिलालेख कितने जगह से मिला है? 8 जगह से मिला। कहाँ कहाँ से मिला है? धौली जोगर हो गया। धौली कहाँ है? पुरी में, उड़ीसा का। धौली कहाँ है? पुरी। जोगर कहाँ है? गंजाम है, ये भी उड़ीसा में है ना। एरारगुड्डी ये कहाँ है? ये कुर्नूल में है। कुर्नूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कलसी, कलसी कहाँ है? कलसी देहरादून में है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। उसके बाद आपको 2 हम चर्चा किए हैं, कौन कौन? शाहबाजगढ़ी, याद होगा आपको, मानसेरा, सोपारा। सोपारा कहाँ है? बंबई में, थाना डिस्ट्रिक्ट, और गिरनार गुजरात में। ये 8 है। ये बृहद शिलालेख 8 जगह से मिले हैं। धौली, जोगर, कुर्नूल, एरागुड्डी, गिरनार, सोपारा, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कलसी, ये 8 जगह से मिले हैं कुल मिलाकर। तो धौली और जोगर से जो मिला है, जो अभिलेख बृहद शिलालेख है, उसमें लेख संख्या 11, 12, 13 नहीं है। वहां पर प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख है। उसमें यह है कि अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक क्या कहता है इसमें? प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिए, चाहे अपनी संतति के लिए इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की कामना करता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी प्रजा के लिए इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की कामना करता हूं। और इसके लिए मैंने एक अधिकारी का नियुक्ति किया है और उस अधिकारी का नाम है रज्जुक। उस अधिकारी का क्या नाम है? रज्जुक। अशोक इसी अभिलेख में कहता है, कलिंग शिलालेख में, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में, कि सारी प्रजा मेरी संतान है और मैं इनके इलौकिक और पारलौकिक सुखों की कामना के लिए रज्जुक नामक अधिकारी का नियुक्ति किया। ठीक, ये आपको 14 बृहद शिलालेख। अब हम बृहद शिलालेख 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, वो अभी मैं यहीं पर आपको डिस्कस कर देता हूं। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बृहद शिलालेख, शिलालेख 1 नंबर में क्या है? देखिए, 1 नंबर में पशु बलि का निंदा करता है अशोक। अशोक क्या करता है? पशु बलि का निंदा करता है।
कहता है कि पशु बलि को आप रोकिए, निषेध करता है। लेकिन आप राजकीय जो पाकशाला है, जो राजकीय खाना बनता है, वहां पर 2 मोर और 1 हिरन मार सकते हैं। मतलब शिलालेख एक संख्या, लेख संख्या 1 में है कि अब जो है पशु बलि नहीं दिया जाएगा, पशु बलि प्रथा पर निषेध लगा दिया गया। लेकिन साथ में कहा कि राजकीय पाकशाला में 2 मोर और 1 हिरन जो है मारकर बनाया जाएगा। यह शिलालेख संख्या 1 में है। दूसरा में क्या है? दूसरा में है अशोक जो है मानव के साथ साथ पशु के लिए भी हॉस्पिटल खोला, चिकित्सालय खोला। अशोक विश्व का ऐसा पहला सम्राट था जिसने मानव के साथ साथ पशु का भी चिंता किया, पशु के लिए भी हॉस्पिटल खोला। यह अशोक पहला सम्राट था, इसलिए अशोक एक महान सम्राट था। और इसके साथ ही जो है इसमें जो है कुछ सुदूर दक्षिण के राज्य का चर्चा है। सुदूर दक्षिण के राज्य का चर्चा है। कौन कौन राज्य का चर्चा है? तो चेर, चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र, ये सब राज्य का चर्चा है। साथ साथ विदेशी राज्य ताम्रपर्णी का भी चर्चा है। ताम्रपर्णी श्रीलंका को कहते हैं। ये सब राज्य का सेकंड अभिलेख में चर्चा है। चोर, चेल, पांडे, केरलपुत्र, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका, ये सारे राज्यों का इसमें चर्चा किया गया है। तीसरा में है युक्त, रज्जुक और पारदेशिक। ये 3 अधिकारी का नाम का चर्चा है। युक्त, रज्जुक और पारदेशिक। इनका क्या काम है? राजकीय भ्रमण करना, 5 साल में प्रत्येक स्थान पर पहुंचना। इनका काम क्या है? युक्त, राज्यिक और पारदेशिक का कि प्रत्येक 5 साल में राज्यों का दौरा करना। और लेकिन 30 साल में आपको उज्जैन में जाना है और तक्षशिला में जाना है। और इस राजकीय दौरा को क्या कहा जाता था? अनुसंधान। युक्त, राज्युक, पारदेशिक नामक अधिकारी जो है राज्य का दौरा करते थे प्रत्येक 5 साल पर, लेकिन उज्जैन और तक्षशिला में हर 3 साल पर ये भ्रमण करते थे। इन भ्रमण को अनुसंधान कहा गया है। 3 के बाद चौथा शिलालेख संख्या देखिए। चौथा में है कि अशोक कहता है कि अब भेड़ी घोष बहुत हो गया, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, अब हम लोग धम घोष करें, मतलब अब धम के शरण में चल जाए। धम घोष, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, है ना। अब हम लोग धम के शरण में चले जाए। 5वां है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति। धर्म महामात्र की नियुक्ति मतलब धर्म की प्रचार के लिए धर्म महामात्र का नियुक्ति किया गया। ये 5वां शिलालेख में है। 6ठा में क्या है? आत्मनियंत्रण। अशोक कहता है अपनी प्रजा से कि आप लोग सेल्फ कंट्रोल पर बल दें, आप आत्मनियंत्रण रक्षा करें। ये उसने अपनी प्रजा को शिक्षा दिया, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। 7वां में है धार्मिक सहिष्णुता। ये उसने दिया अशोक ने, कहा कि हर आदमी दूसरे धर्म के साथ मिलजुल कर रहेंगे। 8, 9, 10 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 11वां काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें धर्म की व्याख्या है, धर्म की व्याख्या है। 12 में क्या है? स्त्री महामात्र की नियुक्ति है। स्त्री महामात्र, धर्म महामात्र की नियुक्ति है। जैसे पुरुष धर्म महामात्र होते थे, उसी प्रकार स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति भी 12वां शिलालेख में संख्या में किया गया है। और साथ ही अशोक यह भी कहता है इसी शिलालेख संख्या 12 शिलालेख संख्या में कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का महिमा मंडन करता है और दूसरे धर्म का बुराई करता है तो अपने धर्म का जो है हानि पहुंचा रहा है। यह साथ अशोक इसी अभिलेख में कहता है। 13वां अभिलेख में अशोक कहता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन इसी में है। 13वां शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन इसी में है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। उसके बाद क्या है? कुछ पड़ोसी राज का वर्णन है। पड़ोसी राज कौन कौन है? तो वही चोल, चेर, पांडे, सत्यपुत्र,
केरल पुत्र, विदेशी राज्य, यवन राज्य का वर्णन है। उसके बाद श्रीलंका का वर्णन है। उसके बाद अपराध करने वाली जाति है आठविक, उनका वर्णन है। आठविक एक ऐसी जाति थी जो भारत के मध्य भारत के जंगल में रहती थी। ये लोग अपराध करते थे। उसका भी वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में ही। कलिंग युद्ध का भी वर्णन है 13वें शिलालेख में। ये सब बहुत 13वां शिलालेख काफी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में बार बार यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। 14वां फिर कोई ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा। यह हो गया बृहद शिलालेख। अब है स्तंभ लेख, सॉरी अब थोड़ा सा लघु शिलालेख भी देख लें। लघु शिलालेख भी देख लें। देखिए लघु शिलालेख कुछ इंपॉर्टेंट है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदेगोलम, ये लघु शिलालेख है और ये चारों इंपॉर्टेंट है। मास्की कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, दतिया जिला में है, नेत्तुर जो है मैसूर में है, कर्नाटक में है, और ये भी बेलारी है, ये भी उदेगोलम, ये भी कर्नाटक में है। ये सभी जो है आपका लघु शिलालेख है और इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख ये पूछ सकता है। लघु शिलालेख है मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उदेगोलम। ये मास्की कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेत्तुर कर्नाटक में है, उदेगोलम कर्नाटक में है। और यहां से अशोक के व्यक्तिगत नाम का वर्णन है। अशोक अपने अभिलेख में राजा भी कहता है, देवानम पिये कहता है, देवानम पिये, और देवानम पिये दस्सी भी कहता है। देवानम पिये दस्सी भी कहता है। राजा भी कहता है, देवानम पिये भी कहता है और देवानम पिये दस्सी भी कहता है। ये सब जो है अशोक अपने अभिलेख में कहता है। अब हम लोग स्तंभ लेख देखें। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख भी दीर्घ है और लघु है। लघु स्तंभ लेख है। देखिए स्तंभ लेख की संख्या भी 7 है और ये प्राकृत भाषा में है। ये मैंने आपको बताया था। इसमें जो अधिकांश है धर्म की बात है या प्रशासनिक बात है। धर्म की बात है या प्रशासनिक बात है। स्तंभ लेख में सबसे पहला है रुमनदेई स्तंभ लेख। रुमनदेई स्तंभ लेख, इसको लुम्बिनी भी कहा जाता है और यह महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। रुमनदेई स्तंभ लेख या लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का यह जन्म स्थान है। इस अभिलेख से हमें यह सूचना मिलता है कि अशोक अपने राजारोहण के 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गया था और वहां पर जो है वहां के लोगों के लिए जो भू कर की राशि 1/6 था उसको घटाकर 1/8 कर दिया। यह एक आर्थिक लेख है। यह क्या है? आर्थिक लेख है। बाकी सारे जो अशोक के अभिलेख है वो राजनीतिक है। एकमात्र अभिलेख जो आर्थिक है वह रुमनदेई स्तंभ लेख या लुम्बिनी जो है यह मात्र एक आर्थिक लेख है और यह सबसे छोटा लेख भी है। सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख लेख है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे अभिलेख राजनीतिक है। स्तंभ लेख संख्या 5, जैसे लेख संख्या की मैं बात कर रहा हूं, लेख संख्या 5 ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अशोक जहां बृहद शिलालेख में पशु बलि की निंदा करता है और 2 मोर और 1 हिरन मारने की बात करता है, लेकिन यहां पर अशोक अपनी प्रजा से कहता है कि कोई भी आपके यहां उत्सव हो आप पशु को नहीं मारेंगे।
यह लेख संख्या 5 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रजा से का साफ साफ कहता है कि आपके यहाँ कोई भी उत्सव हो, आप पशु को या बलि प्रथा पशु बलि नहीं करेंगे। ये साफ साफ अशोक इस लेख में कहता है, लेख संख्या 5 में कहता है। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक है कंगनहल्ली। कंगनहल्ली, कंगनहल्ली कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। यहां पर एक वर्ड मिला है रण्यो अशोक। रण्यो अशोक, इसका अर्थ होता है राजा अशोक। यहां पर कंगनहल्ली में एक बौद्ध स्तूप मिला है, बौद्ध स्तूप मिला है, और वहीं पर एक प्रस्तर मूर्ति मिली है, प्रस्तर स्तंभ मूर्ति मिली है, पत्थर का बना हुआ स्तंभ प्रस्तर मूर्ति मिली है। वो मूर्ति पर अशोक का चित्र है और उसकी रानी का चित्र है, और वहीं पर रण्यो अशोक लिखा हुआ है। इसका अर्थ हुआ राजा अशोक। एक है भाबरू स्तंभ लेख। ये भाबरू कहाँ है? बेलाट में। बेलाट कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। इस लेख में अशोक अपने आप को मगध का राजा कहता है, मगध का राजा कहता है। बुद्ध और अशोक साथ साथ बुद्ध धर्म तथा संघ में अपनी आस्था व्यक्त करता है, बुद्ध धर्म तथा संघ में अपनी आस्था व्यक्त करता है। यह भाबरू स्तंभ लेख में, भाबरू स्तंभ लेख में ही अशोक अपने आप को मगध का राजा कहता है और बुद्ध धर्म तथा संघ में अपनी आस्था व्यक्त करता है। ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात है। एक अभिलेख था, कौशाम्बी में एक लेख था। कौशाम्बी इलाहाबाद में है, के पास है, यमुना नदी के किनारे। मैंने बताया था कौशाम्बी जगह के बारे में। तो कौशाम्बी में का जो अभिलेख था, तो जब अकबर राजा था, मुगल राजा था अकबर, उसका बेटा का नाम था जहांगीर। तो अकबर के कहने पर जहांगीर ने कौशाम्बी का जो अभिलेख था, स्तंभ लेख था, उसको उठा के ले आया इलाहाबाद के किला में, इलाहाबाद के किला में। इसको प्रयागराज आजकल कहा जाता है। ये पुराना नाम इसका प्रयाग ही था, लेकिन अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया था। फिर जो है बीजेपी गवर्नमेंट आई और उसके बाद इसका नाम जो है प्रयागराज कर दिया गया, जो सही भी है। तो प्रयागराज में के किले में, इलाहाबाद के किले में या प्रयागराज के किले में, इसको जो यमुना नदी के किनारे जो है, जो प्रयागराज का किला है, उसमें इसको लाकर जहांगीर ने रख दिया। इसको यहाँ पर इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक की रानी थी कारुबाकी और इसमें पुत्र का नाम तीवर। मतलब रानी का अभिलेख इसलिए कहा जाता है कि इसमें अशोक का एक रानी कारुबाकी और उसकी पत्नी, उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक, इसमें जो है, जो अभिलेख है, इसमें अशोक का तो है ही, लेकिन साथ साथ आपको समुद्रगुप्त का भी मिलेगा और उसके बाद जहांगीर का भी लेख मिलेगा। अशोक के साथ साथ समुद्रगुप्त और जहांगीर का भी लेख इसमें कौशाम्बी अभिलेख या प्रयागराज अभिलेख में मिलता है। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कुछ स्तंभ लेख जो है मिले हैं, उनका कहां कहां से मिले हैं वो थोड़ा सा चर्चा कर देना जरूरी है। एक है दिल्ली टोपरा। टोपरा हरियाणा में है और इसको फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक एक शासक है मध्यकालीन भारत में, दिल्ली सल्तनत का, तो तुगलक वंश का। तो उसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा में जो था पहले हरियाणा में, उसको उठाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया। एक था दिल्ली मेरठ, कुछ देर पहले चर्चा भी किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इसको भी मेरठ से उठाकर दिल्ली में लाकर स्थापित कर दिया। एक है निगाली सागर।
निगाली सागर में यहाँ पर कनक मुनि की प्रतिमा है, कनक मुनि की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा है। और यह है उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला है ना, तो बस्ती से आप उत्तर की ओर बढ़िएगा तो हिमालय की तराई मिलेगा, उसी तराई में निगाली सागर है। ठीक सागर है, वहां पर तालाब है, उसी पे निगाली जगह है, इसलिए इसको निगाली सागर कहा जाता है। उसके बाद लौरिया अरेराज है, लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, और लौरिया अरेराज है, लौरिया नंदनगढ़ है, रामपुरवा है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों जो है चंपारण जिला में है। और ये है आपका स्तंभ लेख के बारे में कुछ सही जानकारी। अब जो है गुहा लेख बचता है, तो गुहा लेख जो है हम लोग अशोक का जो मौर्य काल का वास्तुकला पढ़ाएंगे, या अशोक का कला और संस्कृति, मौर्य काल का कला और संस्कृति पढ़ाएंगे, तो उस समय हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वैज्ञानिक यही रहेगा। आज का क्लास इतना ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, जितना बताया गया है उसको याद कर जाइए, परीक्षा में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, यहीं से प्रश्न आएंगे। धन्यवाद।